Hello students, I am Dr. Hina and today we are going to discuss some few aspects of nucleus. The first one is basically today we are going to discuss isotopes, isotones and isobars. What are they and what are their importance? So first of all, isotopes. Isotopes are the atoms with same atomic number but different mass. For example, C8, this is atomic number, this is mass number. So oxygen has 3 isotopes with different mass number 16, 17 and 18, and chlorine. Here 2 isotopes of chlorine are shown with the atomic number 17 and mass number 35 and 37. These isotopes, you can see that they have same atomic number, okay, but different mass numbers. So they have same number of electrons, and the chemical properties of an substance completely depends on the electrons outside the nucleus. So यहाँ से आप देख सकते हैं कि जितने भी आइसोटोप होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेंगी. सो किसी भी केमिकल मीन्स है अगर आपके पास कोई भी एक मिक्सचर में आइसोटोप प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल अगर आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की ही बात करते हैं उसमें तीनों आइसोटोप प्रेजेंट है, सो यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि वेदर इट इज़ ऑक्सीजन 16, 17 और 18 बाय एनी केमिकल मीन्स. इसके लिए बहुत अलग मेथड होते हैं आइसोटोपिक मास सेपरेशन के लिए, बट किसी भी केमिकल मीन्स से आप इन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. बट यहाँ से आप देख सकते हैं एज द मास नंबर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. नंबर ऑफ प्रोटॉन तो तीनों में 8 ही रहेंगे, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर वेरी, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या यू कैन से दैट मास नंबर इज़ डिफरेंट, so their nuclear properties are drastically different. केमिकल प्रॉपर्टी चाहे सेम हो बट न्यूक्लियर रीजन में आके जो इनकी प्रॉपर्टी होती है ड्रास्टिकली डिफरेंट हो जाती है. एग्जांपल हमने सोडियम का लिया. सोडियम के 3 आइसोटोप होते हैं, सोडियम 22, 23 एंड 24. एंड हम कह सकते हैं जो सोडियम है विद मास नंबर 22 ये स्टेबल नहीं है एंड इट विल डिके बाय पॉजिट्रॉन एमिशन, while sodium with mass number 23 is quite stable, and with sodium with mass number 24 is fine to decay by beta emission. So तीनों है सोडियम, तीनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, आपको देखने में भी एक जैसे लगेंगे पर तीनों का नेचर अलग अलग है अगर आप न्यूक्लियर बिहेवियर की बात करें. सेकेंड थिंग इज आइसोटोप. आइसोटोन्स आर द एटम्स विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम रहेंगे एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चेंज करेंगे. आइसोटोप में क्या था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम थे, न्यूट्रॉन वेरी कर रहे थे. हियर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग रहेंगे, न्यूट्रॉन वेरी करेंगे. अगेन देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अगर सेम नहीं है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं रहेंगी, और क्योंकि इनका मास नंबर भी सेम नहीं है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, सो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी भी सेम नहीं है. बट न्यूक्लियर के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें आइसोटोन से पता चलती है. अगर एग्जांपल आप देखना चाहें, इट इज़ 39 पोटेशियम एंड 40 कैल्शियम. वन एग्जांपल इज दिस एंड वन एग्जांपल इज बोरोन विद मास नंबर 12 एंड कार्बन विद मास नंबर 30. इनको क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम नहीं है बट देयर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है. और न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं, हमारे सिमेट्रिकल नेचर के होते हैं. अगर हम न्यूक्लियर की बात करें, न्यूक्लियर के अंदर की, तो न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए ये मैटर नहीं करता कि वो प्रोटॉन है या वो न्यूट्रॉन है. सो इस तरह का बिहेवियर बताने के लिए आइसोटोन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. आइसोबार्स, द लास्ट वन आर आइसोबार्स, एटम्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक. अब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो डिफरेंट. सो अगेन इस केस में भी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं रहेंगी. एंड मास नंबर सेम रहता है तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए मैं फिर से कह रही हूँ, इट डजेंट मैटर दैट इट इज़ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वो सिमेट्रिक नेचर के होते हैं. जितना फोर्स न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन के बीच में रहेगा उतना ही न्यूट्रॉन के बीच में रहेगा. ओके, अब दिमाग में ये बात आती होगी कि प्रोटॉन में तो रिपल्शन भी हो सकती है, क्योंकि प्रोटॉन दोनों पॉजिटिव चार्ज एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. एक्चुअली में ये डिपेंड करता है कि आप किस रीज़न में बात कर रहे हो. छोटा सा एग्जांपल देखिए, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात करें, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू आपके अर्थ पे है
मून पे जाके बहुत कम हो जाती है, और अगर आप स्पेस की बात करते हैं आउटर स्पेस में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो होती है। उसी तरह अगर हम ये कोलम्बियन फोर्स की बात करें, जब न्यूक्लियर रीजन में जाते हैं तो ये आप इसको निगलेक्ट कर सकते हो। न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत ज़्यादा और अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, और उस वजह से यू कैन कम्प्लीटली निगलेक्ट कोलम्बियन रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स। एग्जाम्पल देखिए इसका, 18 आर्गन 40 एंड 20 कैल्शियम 40। दोनों केसेस में देखिए आपके पास मास नंबर सेम है। अगेन हेयर लिथियम 7 एंड बेरिलियम 7, दे हैव सेम नंबर मास नंबर, सो दीज आर आइसोबर। सो ये प्रॉपर्टी हमारे न्यूक्लियस की रह गई थी, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कह लो या कुछ कह लो। इनसे हमें अगर इनकी डिटेल स्टडी करें तो हमें न्यूक्लियर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसलिए इनको बताना ज़रूरी था। आपके पास सिर्फ डेफिनेशन आ सकती है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स। Okay students, now the next topic which are we going to discuss today is mass defect. मास डिफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले मास डिफेक्ट होता क्या है। मास डिफेक्ट इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंस्टिट्यूटिंग इट एंड द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस। अब इसका क्या मतलब है, अगर हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सो अगर आप इंडिविजुअली एक्सपेरिमेंटली या वैसे मेजर करो न्यूक्लियस का मास, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मास ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग इट। इसको डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कीजिए आपके पास कोई एक एटम है एक्स विद एटॉमिक नंबर जेड एंड मास नंबर ए। ओके, सो उसमें जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। सो इट्स मास आइडियली क्या होना चाहिए, जेड एम पी, जेड टाइम मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन। बट एक्सपेरिमेंटली दिस थिंग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द मास ऑफ न्यूक्लियस जो आप ऑब्जर्व करते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मास डिफेक्ट से डेल्टा एम। एग्जाम्पल देखिए, अल्फा पार्टिकल जिसको आप हीलियम न्यूक्लियस भी जानते हैं, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं, इसका मास नंबर 4 है। प्रोटॉन का मास होता है 1.007828 यू लिखा है, ये एटॉमिक मास का यूनिट है, इसको एमयू भी लिख सकते हैं। और 2 ही न्यूट्रॉन है, और एक न्यूट्रॉन का मास होता है 1.008666 यू। सो सम करेंगे यू विल गेट 4.03188 एटॉमिक मास यूनिट। और जबकि अगर आप हीलियम न्यूक्लियस का मास देखें, it is 4.001534, delta m is equals to this 0.03044। ओके, सो ये डिफरेंस रहता है। अब नॉर्मल सोचने की बात है, अगर जनरली ये न्यूक्लियर फोर्सेस या ना हो, सपोज कीजिए हमारे पास, आपके पास प्रोटॉन को मैं जनरल लाइफ से ट्रीट करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ओके, आपके पास मान लीजिए कि 3 बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स, उनको हम प्रोटॉन कह रहे हैं। ओके, सो 3 रेड बॉल्स हैं, हर एक का बॉल का वेट जो है 100 ग्राम है, और 3 ब्लू बॉल्स हैं जिनका हर एक का वेट आप मान लीजिए 200 ग्राम है। ओके, सो ओवरऑल वेट कितना होगा आपका, 3 बॉल्स हैं 100 ग्राम की और 3 बॉल्स हैं आपके पास 200 ग्राम की। सो इन जनरल या प्रैक्टिकल लाइफ में हम करते हैं, सो इसका जो होगा सम इज सिंपली 900। सो अगर आप इसको किसी कैरी बैग में लेते हैं, सम इज 900 ग्राम, आपको 900 ग्राम मिलेगा। बट न्यूक्लियस के केस में देखिए, हमने न्यूट्रॉन लिया, हमने प्रोटॉन लिया, दोनों को इकट्ठा पैक किया, बट पैकिंग करने के बाद वेट कम हो गया, और इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। अब बात आती है कि ये वेट गया कहाँ, उनका वेट आपस में डिसअपियर कैसे हो गया। ये जो डिसअपियर है मास का, या मास में जो चेंज आ गया, ये आता है न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से। दैट मीन्स ये जो मास कम हो गया वो कन्वर्ट हो गया फोर्स में, या वो एनर्जी में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड कर रही है। आपने आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस सभी ने पढ़ा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड वाइस वर्सा। मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है। सो ये जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होने के बाद जो ओवरऑल न्यूक्लियस बन रहा है उसका मास कम है उनके इंडिविजुअल मास से। सो ये जो मास डिसअपियर हुआ, ये कहाँ चला गया, उनको बाइंड करने में।
न्यूक्लियर फोर्स की फॉर्म में। और जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं, मैंने आपको पहले कहा था, बताया अभी, कि वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। बहुत स्ट्रांग होने का मतलब तो ये होता है कि वो जो प्रोटॉन और प्रोटॉन की रिपल्शन है वहाँ पे मायने ही नहीं रखती, इनकी रेंज भी कम होती है और इनका बहुत स्ट्रांग नेचर के होते हैं। इवन स्ट्रांगेस्ट फोर्सेस हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो मास डिफेक्ट अपीयर्स, क्योंकि कुछ मास आपका डिसअपियर हो जाता है जब न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है, और वो मास किस फॉर्म में आता है आपके पास, न्यूक्लियर फोर्सेस की फॉर्म में, जो कि प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखता है। ओके, सो वन थिंग इज दिस। नेक्स्ट थिंग इज पैकिंग फ्रैक्शन। अब पैकिंग फ्रैक्शन की अगर हम बात करें कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन को सबसे अगर आप बात करें, इट इज़ वेरिएशन ऑफ masses from whole number is considered to be due to mass defect and the presence of isotope. So packing fraction आप कह सकते हैं, it is deviation of atomic mass, actual atomic mass from the whole number. हम नॉर्मली न्यूक्लियर मासेस को, जैसे अभी हमने लिखा था, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं विद मास नंबर 16, मास नंबर 17 एंड मास नंबर 18। नॉर्मली आपने देखा भी होगा, हम इनको एक होल नंबर की तरह ट्रीट करते हैं कि ये कंप्लीट एक होल नंबर है। ओके, सो ये होल नंबर ट्रीट करते हैं, बट एक्चुअल में न्यूक्लियस के मासेस होल नंबर ना होकर उनमें कुछ ना कुछ डेविएशन होता है, एंड दिस डेविएशन एंड दिस वेरिएशन इज कॉल्ड योर पैकिंग फ्रैक्शन, कि कितना अलग है वो उससे। और साथ एक चीज़ और देखिए कि ये वेरिएशन आती क्यों है। अब ऑक्सीजन, अगर सिंपली ऑक्सीजन 16 रहता, उसके कोई आइसोटोप ना होते, तो उसका मास भी सिंपली 16 रहता, बट एक्चुअल में अगर आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन देखो, सो 99.759% तो आपका ऑक्सीजन 16 होता है, और जो ऑक्सीजन 17 हम होल नंबर लिख देते हैं, एक्चुअल में उसका मास होता है 17.0045 AMU, एंड इट इज़ प्रेजेंट 0.037% इन योर एटमॉस्फेयर, एंड ऑक्सीजन 18 जिसका एक्चुअल मास 18.004 है, इट इज़ एक्चुअली प्रेजेंट 0.204% इन योर एटमॉस्फेयर। और अगर आप ओवरऑल एवरेज करेंगे, इट इज़ सिंपली 16.004462। इसको आप फिजिकल एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं, और केमिकल एटॉमिक वेट इन जनरल हम ट्रीट कर लेते हैं 60, राउंड ऑफ कर देते हैं या होल नंबर की टर्म में लिखने के लिए। सो ये जो डिफरेंस अराइज हो रहा है फिजिकल एटॉमिक वेट में, और जो हम केमिकल एटॉमिक वेट जो कैलकुलेशन के लिए या थ्योरी के लिए ले लेते हैं दिस, ये जो डिफरेंस है ये हमें पता चलता है पैकिंग फ्रैक्शन से। ओके, पैकिंग फ्रैक्शन एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर आप देखें, सो पैकिंग फ्रैक्शन इज द मास डिफेक्ट पर एलिमेंट्री पार्टिकल कंटेन इन द न्यूक्लियस। एक्चुअल मास कितना है न्यूक्लियस का माइनस होल नंबर और डिवाइडेड बाय मास। सो इट इज़ मास इफेक्ट पर एलिमेंट्री पार्टिकल, हर एक एलिमेंट्री पार्टिकल के मास से कितना डिफरेंस आ रहा है। इसको सबसे पहले क्वांटिफाई किया था एस्टर ने, पैकिंग फ्रैक्शन को। अब हम बात ही आती है हम पैकिंग फ्रैक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस। सो पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक है न्यूक्लियस की, जो बताता है कि न्यूक्लियस जो है उसमें कितनी एनर्जी अवेलेबल है किसी भी एक रिएक्शन के लिए। दैट मीन्स कि अगर आप न्यूक्लियस को तोड़ना चाहते हैं या न्यूक्लियर रिएक्शन करवाना चाहते हैं, तो वो फेवरेबल रहेगी या नहीं रहेगी, और हमें कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। और कुछ न्यूक्लियस ऐसे होते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दो तब भी उनमें इंटरेक्शन नहीं होती। सो पैकिंग फ्रैक्शन बेसिकली उसका मेजर है। पैकिंग फ्रैक्शन देख लीजिए, डेविएशन है एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस का फ्रॉम इट्स होल नंबर, और जितना ज़्यादा ये डेविएशन होगा उतना ही न्यूक्लियस आपका अनस्टेबल होगा, उतनी ही ज़्यादा उसके पास एनर्जी होगी किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को करने की। ये देखिए पैकिंग फ्रैक्शन का कर्व यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है विद मास नंबर है। मास नंबर इज इंक्रीजिंग हियर और पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ जा रहा है। आप यहाँ देखिए जो जैसे मास नंबर कम है लेस देन 20, पैकिंग फ्रैक्शन इज़ वेरी हाई, नियर अबाउट 90 तक पहुँचा। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं मास नंबर 20 तक आते ही शार्प डिक्रीज आ जाता है। सो जो लो मास नंबर वाले हैं लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, सो दे आर अनस्टेबल, उनका पैकिंग फ्रैक्शन हाई है। सबसे पहले इसके 3 रीज़न देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ मास नंबर जब 20 से लेस है तो फटाफट डिक्रीज हो रहा है। फिर इंटरमीडिएट रीजन में स्टेबल है, नेगेटिव वैल्यू आती है इसकी, और फिर जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है 180 के नियर अबाउट पहुँचता है तो ये फिर से इंक्रीज होना शुरू हो जाता है।
सो 3 रीज़न आ गए। फर्स्ट रीज़न बता रहा है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, फिर ऑक्सीजन पे जैसे ही हम पहुंचते हैं ऑक्सीजन 16 इसकी वैल्यू पैकिंग फ्रैक्शन इज 0। फर्दर जाएंगे तो वो नेगेटिव हो रहा है। और मैंने अभी आपको कहा है कि पैकिंग फ्रैक्शन जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा आपका न्यूक्लियस स्टेबल होगा, उतना ही लेस प्रोन होगा न्यूक्लियर इंटरेक्शन के लिए। ओके, सो इस रीज़न में आपके जो लो मास पार्टिकल हैं वो लाई करते हैं, लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, ड्यूटेरियम, बेरिलियम, कार्बन। और यहाँ पे जो पार्टिकल है इंटरमीडिएट मास वाले हैं दे आर स्टेबल, और ये जो हैं दे आर एटॉमिक न्यूक्लियस विद हायर मास नंबर लाइक यूरेनियम। सो अगर इसके अकॉर्डिंग ये भी स्टेबल नहीं है, ये भी स्टेबल नहीं है, बीच वाला रीजन स्टेबल है, और नेचर की टेंडेंसी होती है स्टेबिलिटी अटेन करने की। सो ये वाले स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए दे आर मोर प्रोन टू न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहाँ वाले रीजन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन के थ्रू वो इस रीजन में आते हैं। और एक्सपेरिमेंटली भी हो चुके हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन को कौन सपोर्ट करता है, फ्यूजन को ये वाले का, और न्यूक्लियर फिजन को कौन सपोर्ट करता है, हाई मास पार्टिकल, ये फिजन के थ्रू इस रेंज में आ जाते हैं। ओके, सो अल्टीमेटली सबका काम है इंटरमीडिएट रेंज में आना। पैकिंग फ्रैक्शन की इंपॉर्टेंस यही है कि ये बताता है कि न्यूक्लियस कितना स्टेबल है। जितना पैकिंग फ्रैक्शन लेस होगा, जितना नेगेटिव होगा, उतना ही न्यूक्लियस आपका स्टेबल होगा। एंड वन मोर टर्म हमने पीछे लिखा था कि ये क्वांटिफाई करता है कि न्यूक्लियस के पास कितनी एनर्जी है। ओके, एंड इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट्स स्टेबिलिटी। कितनी एनर्जी है, दैट मीन्स अगर पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव होगा दैट मीन्स यू हैव टू सप्लाई एनर्जी टू द न्यूक्लियस टू कैरी आउट द न्यूक्लियस फ्रॉम इट। मीन्स आपको एनर्जी देनी पड़ेगी न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन निकालने के लिए, अगर पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है। यहाँ से देखिए पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है, दैट मीन्स एक्चुअल मास जो है न्यूक्लियस का दैट इज लेस देन द होल नंबर। मतलब अभी हमने किया था कि न्यूक्लियस ने बहुत ज़्यादा मास इफेक्ट आपने पढ़ा था। मास इफेक्ट क्या कहता है कि न्यूक्लियस के मास एक्चुअल मास में और कॉन्स्टिट्यूटिंग प्रोटॉन्स में कितना फ़र्क है। ओके, सो अगर ये नेगेटिव है दैट मीन्स न्यूक्लियस बनने में इतनी ज़्यादा उन्होंने एनर्जी लगा दी है, न्यूक्लियर फोर्सेस उस केस में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी उनको अलग करने के लिए। सो ये दोनों टर्म्स रिलेटेड है। कहीं कहीं किसी बुक में इस टर्म को कि मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस एटॉमिक मास का ये जो मास नंबर का डिफरेंस, इसको भी वो मास इफेक्ट ट्रीट कर लेते हैं। ओके, बट अगर आपसे एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है आपको वही डेफिनेशन बतानी है जो हमने पहले करी, बट इसमें भी कहीं जगह आपके पास मास इफेक्ट लिखा होगा एंड दैट इज़ ऑल्सो इक्वलेंट, या उतने ही उसी फुटे पे आप ट्रीट कर सकते हैं इसको। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने पैकिंग फ्रैक्शन किया, आइसोटॉप्स किए हैं, आइसोबार्स किए हैं, आइसोटोन्स किए एंड मास इफेक्ट के बारे में पढ़ा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाइंडिंग एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये दोनों इंटर रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कोई भी आपके पास क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है तो प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में डालिए।